कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी का तीसरा भाग शुरू करते हैं। सरला जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्यों, आप सभी को ये नाम अच्छा नहीं लगा क्या मेरी बहू का? वहां मौजूद सभी लोग सरला जी की ये बात सुन करके एक दूसरे को बड़ी हैरानी से देखने लगे। तब सरला जी ने कहा कि और मुझे मेरी बहू अच्छी नहीं लगी। अरे मेरे बेटे ने नादानी और बहकावे में आ करके अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और हमें बताया भी नहीं। मेरे 2 या 3 बेटे नहीं हैं जिनकी शादी में मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। मेरा एक ही बेटा है और उसकी ही शादी में मुझे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी हैं। और ये मेरा घर, मेरी गृहस्थी, सब कुछ मुझे एक दिन इस लड़की को देना पड़ेगा, जिसे ना तो मैं जानती हूँ और ना ये मुझे। अरे मैं तो इसके खानदान तक को नहीं जानती कि ये कौन है और कहाँ से आई है, इसके माँ बाप कैसे हैं और ये कैसी है, इसका चरित्र कैसा है, इसकी नीयत कैसी है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फिर एक ऐसी बहू जिसके बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं, तो मैं उसे अपनी और इस घर की बहू कैसे मान लूं? मेरे बेटे के जीवन में और इस घर में बस कुछ दिनों की मेहमान है ये लड़की, और जो अपना नहीं है और चंद दिनों का मेहमान है उसे तो हम उधार का ही कहेंगे ना। इसलिए ये मेरे घर की बहू नहीं बल्कि उधार की बहू है। जिस दिन इसके प्यार का उधार मेरे बेटे ने चुकता कर दिया, उस दिन से इसके नाम से बहू शब्द भी हट जाएगा। सरला जी की ये बातें सुनते ही सब बहुत ज्यादा चौंक गए और सबसे ज्यादा सरला जी की बातों का झटका उनके बेटे वैभव को लगा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी माँ ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी वैभव ने अपने ओंठ सिले हुए थे और ये देख करके वैभवी ने अपनी जुबान की लगाम छोड़ दी और कहा कि अच्छा लगा सासू माँ जो आपने मुझे ये तोहफा दिया, बल्कि बेशकीमती तोहफा दिया, क्योंकि आप माने या ना माने पर आपने मुझे अपनी बहू तो स्वीकार कर ही लिया है। और अब बात रही उधार की, तो इसे भी मैं अपने नाम के आगे से हटा करके ही रहूंगी। आपने मुझ में इतनी कमियां गिना दी जितनी कि शायद मुझ में है भी नहीं। पर फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि एक लड़की चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, पर उसके माँ बाप या खानदान पर कभी भी उंगली नहीं उठाना चाहिए। जबकि भगवान ने आपके खुद की 2 लड़कियां दी हों, इसलिए कभी किसी की इज्जत करो या ना करो, पर कभी भी एक औरत हो करके दूसरी औरत की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये बेइज्जती आप उसकी नहीं बल्कि खुद की करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद भी एक औरत हो। पर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप औरत नहीं बल्कि आप तो सास हैं, और सास को तो ये अधिकार है कि वो अपनी बहू को मन मर्जी इज्जत और बेइज्जत कर सकती है। उसे थोड़े ना फर्क पड़ता है कि ये बेइज्जती घर की 4 दीवारी पर हो रही है या हजारों की भीड़ में हो रही है। जब मन आया तो मेरी बहू बहुत प्यारी है, और जब मन भर गया तो तू, तेरे जैसे शब्दों का प्रयोग। खैर, मैं आपसे इस बात की शिकायत नहीं करूंगी, पर हाँ भगवान से प्रार्थना जरूर करेंगी कि जो इज्जत और प्यार आपने मुझे मेरे खास दिन पर दिया है, वो कभी भी आपकी दोनों बेटियों को ना देखना पड़े। इतना कह करके वैभवी वहां से जाने लगी तो सभी मेहमानों में से एक बूढ़ी औरत ने वैभवी की कही बातों को सुन करके ताली बजाना शुरू कर दिया और कहा कि देख लो सरला, तूने जिस लड़की की सरेआम बेइज्जती की, उसे इतना भला बुरा बोला, उसी लड़की ने तेरे घर की एक नहीं बल्कि 2 2 इज्जत को बचा लिया है। अरे आज तेरे घर पर इतने मेहमान आए हैं और इतने दिनों बाद तेरा बेटा अपनी पसंद की बहू लेकर के घर आया है, तो कम से कम अपनी बहू की ना सही पर अपने बेटे की तो इज्जत रख लेती।
हर घर में कहा सुनी होती है और हर सास बहू में झगड़े होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम घर की बातों को ऐसे दुनिया वालों के सामने उजागर करो। अरे तुझे तेरी बहू इतनी ही नापसंद थी तो तुझे उसकी मुंह दिखाई नहीं करनी चाहिए थी, पर ऐसा 4 मेहमानों को घर पर बुला करके उसकी ऐसी बेइज्जती करना, क्या तुझे एक सास तो छोड़ो, क्या एक औरत हो करके भी शोभा देता है? कल को यही सब अगर तेरी दिव्या और दिया के साथ होगा तो तू बता कि तुझे कैसा लगेगा और तेरी बेटी को कैसा लगेगा। तब सरला जी ने बड़े ताव से कहा कि मेरी बेटियों के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेटियों को मैंने ऐसे संस्कार ही नहीं दिए हैं। तब उस बूढ़ी औरत ने जोर से हंसते हुए कहा कि वाह, 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। सरला जी ने बड़े ही गुस्से से कहा कि आपका मतलब क्या है? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि माना तूने अपने बेटियों के ऐसे संस्कार नहीं दिए होंगे, पर क्या तुझे तेरी माँ ने ऐसे संस्कार दिए थे कि तूने भी अपनी उम्र में प्रेम विवाह कर लिया था? ये सुन करके सरला जी की बोलती ही बंद हो गई और वो पसीना पसीना होने लगी। तब उस बुढ़िया ने कहा कि देख सरला, यहाँ पर सबका अपना एक अतीत है, कोई भी यहाँ पर दूध का धुला नहीं है, इसलिए किसी के चरित्र, नियत और संस्कार पर उंगली उठाने से पहले इंसान को एक बार अपने गिरेबान में झांक करके देख लेना चाहिए। और फिर कभी भी किसी के भी माँ बाप अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देते हैं तुम अपनी शादी का इतना बड़ा फैसला खुद कर लो या फिर किसी का गला काट दो या चोरी करो। वो तो इंसान जैसी संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। जिसकी संगति अच्छे लोगों के साथ हुई वो डॉक्टर इंजीनियर बने, और जिनकी चोरों के साथ हुई वो चोर उचक्के बने। और फिर आजकल तो हर आत्मनिर्भर लड़की अपनी शादी का निर्णय खुद लेना चाहती है, तो एक लड़की को देख करके दूसरी लड़की भी खुद अपनी खुशी या दुख की वजह बनना चाहती है। और फिर प्रेम विवाह में सिर्फ एक अकेले लड़की की जिम्मेदारी थोड़े ही होती है कि तू अकेली अपनी बहू को दोषी मान रही है। विवाह चाहे प्रेम हो या फिर पारिवारिक हो, वो दो लोगों के बीच और उनकी मर्जी से होता है। इसलिए ये प्रेम विवाह भी तेरी बहू और तेरे बेटे के प्रेम और मर्जी से हुआ है, इसलिए इसमें जितना दोष तेरी बहू का है उतना ही तेरे बेटे का भी है। इसलिए अगर तुझे अपनी बहू का अपमान और ताने देना ही है तो अपने बेटे की भी तू आज से उधार का बेटा ही कहना, तब जाकर के तेरी न्याय एक समान होगा। वरना दो लोगों की बराबर गलती किसी एक को सजा सुनाना, ये तो कहीं का न्याय नहीं है सरला। उस बुढ़िया की बात सुन करके बाकी सब मेहमान भी सरला जी को लेकर के आपस में बातें करने लगे। ये देख करके सोहन जी ने बात को संभालते हुए कहा कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मेरी पत्नी सरला थोड़ी नाराज है अपने बेटे के इस फैसले से, इसलिए उसने ऐसा कह दिया, वरना मेरी सरला दिल की बहुत साफ है। आप सब ये बातें छोड़िए और चल करके खाना खाइए। दिव्या और दिया जाओ, दोनों जा करके सब मेहमानों के लिए खाना लगवाओ। इधर सोहन जी ने अपनी समझदारी से बात को संभाल लिया था और सरला जी को भी इशारा किया कि वो भी अब घर की स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिश करें। और सोहन जी ने दिया को इशारा किया कि वो वैभवी को भी अपने साथ खाना परोसने के लिए ले जाएं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा और एक बार फिर से सभी मेहमान हंसी खुशी बात करने लगे। लेकिन सरला जी को अभी भी वैभवी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आज उसकी वजह से उन्हें सबके सामने कितना बेइज्जत होना पड़ा। सरला जी मन ही मन आज जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वैभवी को ही मान रही थी, और उनकी इस आग में घी का काम करने उनकी बेटी दिव्या उनके पास पहुंच चुके थे। दिव्या ने कहा कि चलो ना माँ, तुम ये सब छोड़ो और अपनी खुशी को एंजॉय करो। सरला जी ने चिढ़ते हुए कहा कि तेरा दिमाग तो सही है ना दिव्या, अरे उस वैभवी की वजह से मेरी आज कितनी बेइज्जती हुई सबके सामने, और मैं एंजॉय करूं? अपनी बेइज्जती को भला कौन एंजॉय करता है? तब दिव्या ने कहा कि अरे माँ, आपको तो ये बात पता होगी ना कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो समझो आज आपकी इस बेइज्जती ने हमें हमारे मकसद में कामयाब होने की सीढ़ी तक पहुंचा दिया है।
सरला जी ने बड़ी हैरानी से कहा कि तेरा मतलब क्या है? तब दिव्या ने कहा कि आपने देखा नहीं कि जब आज आप वैभवी की इतनी बेइज्जती कर रही थी तब वैभव चुपचाप खड़ा था। उसने एक बार भी वैभवी का पक्ष नहीं लिया। एक बार भी उसने आपसे ये नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, अपनी बहू के साथ नहीं बल्कि मेरी पत्नी के साथ। सरला जी ने कहा तो इसमें खुश होने जैसा क्या है? तब दिव्या ने कहा कि अरे माँ, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने वैभवी की सबके सामने बेइज्जती की, उसे इतना कुछ बोला पर वैभव ने एक शब्द कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वैभव भी अब अपने फैसले को लेकर के दुखी है, तभी वो चुपचाप खड़ा हो करके अपनी पत्नी वैभवी की बेइज्जती को सुनता रहा। वरना जो लड़का अपने घर परिवार की इजाजत के बिना अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकता है, वो अपने घर परिवार के खिलाफ जा करके उसका पक्ष भी ले ही सकता है। पर नहीं, वैभव ने एक शब्द नहीं कहा आपसे। जो भी कहा उस वैभवी ने कहा। तब सरला जी ने दुखी हो करके कहा कि और उस वैभवी ने ऐसा कहा कि सब मेहमानों के सामने मैं बुरी और वो महान बन गई। मैं उसे सबके सामने बुरी बहू साबित करना चाहती थी और उल्टा मैं ही सबके सामने एक बुरी सास बन करके रह गई। तब दिव्या ने कहा कि आपसे किसने कहा कि आप बुरी सास बन चुकी हैं? सरला जी ने बड़ी हैरानी से कहा कि तू कहना क्या चाह? जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले हुआ वो सब कुछ तेरी आंखों के सामने हुआ है और तू कह रही है कि किसने कहा कि मैं बुरी सास बन चुकी हूँ? अरे मैं सबके सामने एक बुरी सास साबित हो चुकी हूँ। मैंने तो सोचा था कि आज इसकी मुंह दिखाई करके सबके सामने मैं इस लड़की को इसके चाल चलन को लेकर के ऐसा सबके दिमाग में बातें भरूंगी कि सबको ये लगने लगेगा कि इस लड़की ने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा करके उससे शादी कर ली है। मेरे बेटे कि इन सब में कोई गलती नहीं है, पर लड़की ने तो मुझे ऐसा पलटवार किया कि तभी दिव्या ने कहा कि आप सबकी नजर में बुरी और एक अत्याचारी सास बन करके रह गई हैं। तो चलिए माँ, वैभवी की इस बाजी को हम पलट देते हैं और इस बार उसे एक बुरी और बदतमीज बहू का खिताब देते हैं। सरला जी ने कहा कि खिताब तो मैंने उसे उधार की बहू होने का दे दिया है, अब तो बस उसे इल्जाम देना बाकी। तब सरला जी ने कहा कि तूने इस बारे में कुछ सोचा है क्या दिव्या? तब दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि सोचा है, बल्कि मैंने तो अपनी चाल चल भी दी है माँ। अब तो बस आप इंतजार करिए और मजा लीजिए। इतना कह करके दिव्या और सरला जी मुस्कुराने लगी। इधर वैभव सबसे मुंह छिपाते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। तभी उस बूढ़ी औरत ने अचानक से वैभव का हाथ पकड़ करके उसे रोक लिया और कहा कि कहाँ जा रहा है वैभव तू? ये सुन करके वैभव ने कहा कि कहीं नहीं ताई जी, मैं तो बस थोड़ा बाहर की तरफ जाने के लिए सोच रहा था, पर आपको अगर कुछ काम था तो आप कहिए। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि चलो, तुझे मेरे साथ का इतना पुराना रिश्ता याद तो है, इसका मतलब तेरी याददाश्त तो ठीक है। फिर तुझे अपनी पत्नी के साथ का रिश्ता याद क्यों नहीं रहा वैभव? वैभव ने बड़ी हैरानी से कहा कि मैं कुछ समझा नहीं ताई जी। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तेरा और वैभवी का प्रेम विवाह हुआ है ना? वैभवी का प्रेम तो साफ साफ दिखता है, लेकिन तब वैभव ने कहा कि लेकिन क्या ताई जी? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि एक बात बता वैभव, तू भी क्या सच में वैभवी से उतना ही प्यार करता है जितना कि वो तुझसे करती है, या फिर तूने ये शादी उस लड़की से अपने घर वालों के जुल्म उठाने के लिए किए हैं? वैभव बेटा, ये तेरी ताई वक्त के साथ बूढ़ी जरूर हो गई है, पर आंखें आज भी किसी के मन के भाव को देखना जानती है। वैभवी तुझसे प्यार करती है, इसलिए वो तेरी माँ के इतना अपमान और भला बुरा कहने के बाद भी अपनी मर्यादा में रह करके उस बच्ची ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की है, जो कि एक पति होने के नाते तुझे करनी चाहिए थी। जैसे कि आज जब मैंने तेरी माँ को जवाब दिया, तब तेरे पिता ने अपनी पत्नी सरला की बेइज्जती होती देख करके बातों को संभालने की कोशिश की। वो तो वैभवी इतनी अच्छी और मन की साफ है
कि उसने अपने शब्दों की मर्यादा को लांघा नहीं, वरना वो तो पढ़ी लिखी आज की लड़की है। जो कुछ भी तेरी माँ ने उसके साथ किया है उसके लिए वो तेरी माँ को बहुत कुछ बोल सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका बोला एक भी अपशब्द उससे ज्यादा तेरे ऊपर सवाल खड़ा कर देता, क्योंकि वो तेरी पसंद से तेरे घर और तेरे अपनों के बीच आई है। इसलिए उसने न सिर्फ अपनी बल्कि तेरे मान सम्मान की भी रक्षा की है वैभव। और तू उसे ही सबके सामने बेइज्जत होता हुआ चुपचाप देखता रहा। क्यों? देख वैभव, तूने ऐसा क्यों किया वैभवी के साथ ये मुझे नहीं पता, पर अपनी बढ़ती उम्र के अनुभव के साथ और एक औरत होने के नाते तुझे ये बात समझा रही हूँ बेटा, कि एक औरत का उसके ससुराल में सबसे बड़ी ढाल सिर्फ और सिर्फ उसका पति होता है, जो उसे हर मुसीबत से बचा करके रखता है। औरत कमजोर नहीं है, जो उसे अपने ससुराल में अपनी रक्षा के लिए अपने पति की जरूरत पड़ती है। वो अकेली भी इस संघर्ष को लड़ सकती है, पर वो लड़ क्यों रही है, किसके लिए लड़ रही है, इन सवालों के जवाब देने के लिए उसे अपने पति की जरूरत होती है। ये तो सदियों से ही होता आ रहा है वैभव, की एक लड़की को चाहे वो अपने मनपसंद की शादी करे या फिर घर वालों की मर्जी से उसे अपने ससुराल में हर पल हरदम अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करना ही पड़ता है। कोई कोई बहू इस लड़ाई में हार मान करके अपने ससुराल और अपना पति दोनों के लिए अपने आत्मसम्मान को छोड़ देती है, तो कोई कोई बहू इस लड़ाई में अपने रिश्ते को ज्यादा महत्व देते हुए अपना ससुराल तो छोड़ देती है पर अपना पति को नहीं। और कोई कोई बहू अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना पति और ससुराल दोनों को ही छोड़ देती हैं। इसलिए मैं तुझे बस यही समझाना चाहती हूँ कि तू अगर आज इसलिए नहीं बोला कि शायद तू किसी बात से वैभवी से नाराज था, तो देख वैभव, ये पति और पत्नी के बीच की बात है। इसे अपने कमरे के बाहर नहीं बल्कि अपने कमरे के अंदर ही सुलझाना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी पति पत्नी के बीच के थोड़े से भी मनमुटाव की खबर घर वालों को लगती है, तो वो या तो इस पर अपनी टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं या तो इसका फायदा उठाने लगते हैं। और भले ही आज तू सिर्फ चंद पलों की नाराजगी के लिए आज वैभवी के पक्ष में नहीं बोला, पर अगर तूने आगे जा करके भी वैभवी के लिए नहीं बोला तो ये घर परिवार तेरे अपने होते हुए भी तेरी पत्नी वैभवी को ऐसे दुख दर्द और तकलीफ देंगे कि वैभवी को कोई एक रास्ता मजबूर हो करके चुनना ही पड़ेगा, कि वो अपने पति, ससुराल और आत्मसम्मान में से किसे चुनती है। इसलिए अपनी पत्नी से जितना भी मनमुटाव रखना है तुझे रख, पर अपने कमरे की चार दीवारी के अंदर और अपने कमरे की चार दीवारी के बाहर इस घर, समाज और दुनिया के लिए तुम दोनों एक दूसरे की ढाल हो। और अपनी इस बूढ़ी ताई की पारखी नजरों पर भरोसा कर वैभव, तुझे वैभवी से अच्छी पत्नी और इस घर को बहू नहीं मिल सकती है। इतना कह करके वो बूढ़ी औरत घर के मुख्य द्वार से बाहर जाने लगी। तभी वैभव ने उसे रोकते हुए कहा कि आप कहाँ जा रही हैं? तो उस औरत ने कहा कि अब यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए अपने घर जा रही हूँ। तब वैभव ने कहा कि खाना तो खा करके जाइए। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि एक औरत हो करके जिस घर में दूसरी औरत का अपमान होता हुआ देख करके भी मैं उस घर का अनाज तो दूर पानी भी पीने की इच्छा रखूं, तो मेरे औरत होने पर धिक्कार है। इतना कह करके वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। और उस बूढ़ी औरत की बात सुन करके दोबारा वैभव की हिम्मत नहीं हुई कि वो इसके आगे कुछ भी कह पाए। इधर सब मेहमानों के लिए नाश्ता लग चुका था और सभी लोग वैभवी के हाथों से बना नाश्ता खा करके वैभवी के खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। वैभवी को ये सब देख करके बहुत खुशी हो रही थी कि उसके हाथ का बना नाश्ता सबको बहुत पसंद आ रहा था। थोड़ी ही देर में सरला जी ने कहा कि चलो स्टार्टअप तो हो गया है, अब मेन कोर्स खाया जाए। सबने कहा कि हाँ, ये स्टार्टअप ही इतना अच्छा है तो मेन कोर्स तो कितना ही अच्छा होगा। वैभवी ये सुन करके बड़ी हैरान हो गई और वो अपनी सास के पास गई और परेशान होते हुए बोली कि माँ, आपने तो मुझे ये कहा ही नहीं था कि आप इतने सारे लोगों का खाना भी करने वाली हैं।
आपने तो मुझे कहा था कि मैं मीठे में मेहमानों के लिए खीर बना दूं और जो भी मुझसे जल्दी बने वो नाश्ता बना दूं। खाना भी बनाना था, ये तो आपने मुझसे कहा ही नहीं था। ये सुन करके सरला जी गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली कि क्या तूने घर आए मेहमान के लिए खाना नहीं बनाया है। सरला जी ने ये बात इतनी जोर से कही कि वहां पर बैठे सभी मेहमानों के कानों तक सरला जी की ये बात बिना उन्हें बताए ही पहुंच गई। ये सुनते ही सब हैरानी से वैभवी की तरफ देखने लगे। ये देख करके वैभवी को बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगी। तभी एक औरत ने कहा कि क्या कहा सरला तूने कि हमारे लिए खाना नहीं बना है, मतलब कि तू हमें अपने घर पर बुला करके बस ये हल्का फुल्का नाश्ता करा करके ही वापस भेज देगी। तब दिव्या ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि देखिए ना आंटी, माँ ने आज दोपहर में ही वैभवी से कह दिया था कि आज शाम को उसकी मुंह दिखाई है और मेहमानों के लिए उसे ही नाश्ते से ले करके खाना तक बनाना है। अब माँ ने वैभवी की हालत देखते हुए ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया और बस आसपास के दो चार लोगों को ही बुलाए थे, बिल्कुल खास लोगों को। और इतने कम लोगों के लिए भी इस वैभवी ने सिर्फ नाश्ता ही बनाया है, खाना नहीं। दिव्या के इतना कहते ही सबने वैभवी को घूर करके देखना शुरू कर दिया और उससे सवाल करने लगे कि ये क्या बात हुई वैभवी, अरे तुम नई नवेली बहू हो और आज तुम्हारी मुंह दिखाई के साथ पहली रसोई भी है और तुम इतनी बड़ी गलती कर दी, कैसे। तब दूसरी औरत ने कहा कि अरे ये तो बाहर बड़े बड़े शहर में रहती है तो इसे यहाँ के रीत रिवाज क्या ही पता होंगे। तीसरी ने कहा कि बड़े शहर में रहती हैं तो क्या हुआ, इसके घर गांव में भी तो यही सब रीत रिवाज होते होंगे ना। इतना तो इसने भी अपने घर परिवार में देखा ही होगा और अगर नहीं देखा होगा तो इसकी मानो तो इसे बताया ही होगा कि शादी के बाद एक बहू की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तब दूसरी ने कहा कि माँ को कुछ सिखाने का मौका ही कहाँ दिया है, इस लड़की ने खुद से अपना विवाह कर लिया। जो लोग कुछ देर पहले वैभवी को बिना जाने पहचाने उसका पक्ष ले रहे थे, वही लोग एक पल में उसकी एक अनजान सी हुई छोटी सी गलती से इतना बदल गए कि अब सारा दोष एक बार सरला जी से हट करके वैभवी और उसके परिवार वालों पर लगाना शुरू कर दिया। वैभवी ये सब बड़ी खामोशी से देख रही थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। तभी वैभवी ने एकदम अचानक से कहा कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी अपनी सासू माँ से, मैंने आप सब के लिए खाना बनाया है। हाँ, ज्यादा कुछ तो नहीं बना पाई हूँ, पर हाँ आप सभी को मेरे हाथ का स्वाद आ जाए इतना जरूर बनाया है। बस आप लोग मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं अभी सब के लिए खाना लेकर के आती हूँ। वैभवी के बोलते ही घर आए मेहमानों को शांति मिली, पर सरला जी और दिव्या के तो होश ही उड़ गए कि आखिर वैभवी ने सबसे झूठ क्यों कहा कि उसने सबके लिए खाना बनाया है, जबकि दिव्या ने खुद किचन में जा करके देखा था कि वैभवी ने खाना नहीं बनाया है। आखिर क्या थी वैभवी की अगली चाल अपनी सास और ननद के खिलाफ। वैभवी मेहमानों से इतना बोल करके दिया को अपने साथ ले करके सीधा किचन की तरफ निकल गई। वैसे ही वैभवी ने सबसे कहा कि उसने सबके लिए खाना बनाया है। ये सुन करके वैभव भी बहुत हैरान हो गया कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। माँ कह रही है कि वैभवी ने खाना नहीं बनाया और वैभवी कह रही है कि उसने खाना बनाया है। अब तो किचन जा करके खुद मुझे ही देखना होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इधर दिया ने वैभवी से कहा कि भाभी, आपने झूठ क्यों बोला कि आपने सबके लिए खाना बनाया है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और अगर हम इतने लोगों का खाना बनाने बैठे तो ये कम से कम 20 लोग हैं, हम कभी भी 15 मिनट में तो खाना नहीं बना पाएंगे, अब हम क्या करेंगे। तब वैभवी ने कहा कि मैं जानती हूँ दिया कि मैंने अनजाने में बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया है और अब मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं, पर अपनी और इस घर की इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। तब दिव्या ने कहा कि पर आप इतनी जल्दी क्या और कैसे बनाएंगी। तभी वहां पर वैभव आ गया और उसने वैभवी और दिया दोनों की बातें सुन ली और ये सुन करके वैभव ने कहा कि जब तुमने खाना बनाए ही नहीं है तो फिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो। तब वैभवी ने कहा कि मैं जानती हूँ वैभव कि मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला है,
पर ये मेरी और साथ ही इस घर की इज्जत का सवाल था, क्योंकि भले ही खाना मैंने नहीं बनाया था, पर घर तो आपका था। लोग मेरी वजह से घर को नहीं, बल्कि इस घर की वजह से मुझे जानते हैं। ये तो सीधी सी बात है कि मेरी गलती की भुगतान इस घर को भी करना पड़ता। बस इसलिए मैंने इस घर की इज्जत को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। तब वैभव ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ, पर ये बताओ कि जब तुम वक्त पर सबके लिए खाना नहीं बना पाओगी तब तो और हमारी बेइज्जती होगी ना, तब हम क्या करेंगे। तब वैभवी ने कहा कि अगर हम सब साथ मिल करके काम करें तो ये काम भी बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। तब वैभव ने कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो, अब मैं भी तुम्हारे साथ खाना बनवाऊं। तब दिया ने कहा कि वाह भैया, क्या आइडिया दिया है आपने। चलिए हम तीनों मिल करके फटाफट कुछ खाने के लिए बना देते हैं, इससे हम कम वक्त में खाना भी बना लेंगे। तब वैभव ने कहा कि क्या दिया, ये बात तो मैंने मजाक में कही थी। तब वैभवी ने कहा कि कभी कभी मजाक में भी कही बात बहुत मायने रखती है वैभव। और फिर अगर मैं तुम्हारे घर की इज्जत के लिए इतना बड़ा चैलेंज ले सकती हूँ, तो तुम क्या अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए इस चैलेंज में मेरा साथ भी नहीं दे सकते हो। वैभवी की बात अब वैभव के दिल पर लग चुकी थी, इसलिए उसने वैभवी से कहा कि कहो मुझे क्या करना है। ये सुनते ही वैभवी और दिया खुशी से उछल पड़ी। तब वैभवी ने कहा कि मैं इतने कम वक्त पर ज्यादा कुछ तो नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मैं उबाली आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, पूरी और वेज पुलाव, रायता बनाने की सोच रही हूँ। और सूजी का हलवा भी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तभी दिया ने कहा कि पर भाभी, आपने ऑलरेडी खीर बनाई हुई है, फिर सूजी का हलवा। तब वैभवी ने कहा कि दिया, मैं जानती हूँ कि मीठे और मैंने खीर बनाई है, पर वो खत्म हो चुकी है और उबली आलू की ही सही, पर सभी बनने में वक्त लगेगा। पर अगर हम पूरी के साथ सूजी का हलवा देंगे तो लोग पूरी के साथ सूजी का हलवा भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को हलवा पूरी अच्छा लगता है। इस तरह कम समय पर हम अपनी मेहनत और दिमाग का इस्तेमाल करके अपना काम पूरा कर सकते हैं। वैभवी की बात सुन करके ताली बजाते हुए कहा कि मान गए आखिर आपको भैया, क्या पत्नी पाई है, खूबसूरती के साथ साथ दिमाग भी। आज पहली बार वैभव के सामने उसके घर के किसी अपने ने उसकी पत्नी वैभवी की तारीफ की थी, जिसे सुन करके ना जाने क्यों वैभव को अच्छा महसूस हो रहा था। पर वो ये सब वैभवी के सामने नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए उसने दिया से कहा कि तू यहाँ पर काम करने के लिए खड़ी है या फालतू बात करने के लिए, चल जल्दी जल्दी काम कर। वैभव की बात सुन करके वैभवी को हंसता हुआ चेहरा एक बार फिर मुरझा गया। तभी दिया ने कहा कि चलो भाभी, अब हमें फटाफट बताओ कि हमें क्या करना है। तब वैभवी ने वैभव से कहा कि आप जल्दी से वेज पुलाव के लिए सब्जी काट दीजिए, और दिया तुम जल्दी आलू रख दो उबलने के लिए, और फिर हम दोनों अलग अलग बर्तनों में पूड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। इस तरह वैभवी ने काम को बांट दिया और बहुत ही कम समय में उसने आधे से भी ज्यादा खाना बना लिया था, और अब बस देरी थी तो वेज पुलाव के पकने की। तभी सोहन जी को शक हुआ कि आखिर बात क्या है, आखिर वैभवी को खाना लाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। क्या सच में मेहमानों के लिए खाना बना भी है या फिर बात कुछ और है। तभी जैसे ही सोहन जी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वैभवी, वैभव और दिया तीनों ही मिल करके किचन में खाना बनाने की तैयारी में जुटे थे। ये देख करके सोहन जी ने कहा कि ये सब क्या है, जब खाना बना ही नहीं था तब वैभवी तुमने बोला ही क्यों कि खाना बना है, और तुम सब ये क्या कर रहे हो। तब वैभवी ने कहा कि माफ करिएगा कि मैंने बाहर सबसे झूठ बोला, पर मेरा झूठ बोलना भी जरूरी था, पर मैं अब अपने झूठ को सच में बदलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सोहन जी को भी वैभवी की बात सुन करके अच्छा लगा, उसे भी इस घर की और इस घर की इज्जत की चिंता है। तभी वो भी हाथ धुल करके वैभवी के पास आए और बोले, मेरे लिए कुछ काम हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। ये सुन करके वैभवी, वैभव और दिया तीनों ही चौंक गए।
और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और तभी वैभवी ने खुशी से कहा कि आपने इतना कह दिया, यही मेरे लिए बहुत है। तभी सोहन जी ने कहा कि नहीं, मैं भी इस घर का सदस्य हूँ और इस घर की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी मेरी भी बनती है, इसलिए मुझे भी तुम काम बताओ। तब वैभवी ने कहा कि वैसे तो सारा काम हो गया है, बस सलाद काटना और प्लेट लगाना ही बचा है, तो वो तो मैं और दिया कर लेंगे। तब सोहन जी ने एक हाथ से चाकू उठाया और दूसरे हाथ से खीरा और कहा कि अब देखो मेरा कमाल। और फिर उन्होंने भी बहुत ही कम वक्त में सलाद काट करके रख दिया। इस तरह सबकी मदद से आज आखिर वैभवी ने अपनी बात का और अपने ससुराल का मान रख ही लिया था। अब जहां पर दो हाथों का काम था, वहां पर अब दिया, वैभव और सोहन जी ने भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते आलू की सब्जी, गरम गरम पूड़ी, सूजी का हलवा, बूंदी का रायता और सलाद पापड़ तैयार हो चुका था। पर अभी भी वेज पुलाव पकना बाकी था। इसी बीच दिव्या और सरला जी को भी बहुत चिंता हो रही थी कि आखिर ये वैभवी अब कौन सी नई चाल चल रही है। इसलिए दिव्या और सरला जी छिप करके किचन में झांकने गई कि आखिर किचन में चल क्या रहा है। पर जैसे ही दिव्या और सरला जी ने वैभवी के साथ साथ दिया, वैभव और सोहन को भी काम करते देखा तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। तब सरला जी ने कहा कि इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति और मेरे बेटे से काम करवाने की, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। तभी दिव्या ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि ये क्या करने जा रही हैं माँ आप अगर अभी उस वैभवी को कुछ बोलने गई तो उल्टा हमें ही चार बातें सुनने को मिलेंगी और कहीं पापा भी हमें उसकी मदद के लिए ना बोल दें, इसलिए आप चुपचाप मेरे साथ यहाँ से चलिए। तब सरला जी ने कहा कि तू तो अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि वैभव को अपनी पत्नी की बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर ये अभी किचन में घुस करके जोरू का गुलाम क्यों बना हुआ है। तब दिव्या ने हाथ मसलते हुए कहा कि यही बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये वैभवी लास्ट मोमेंट में बाजी कैसे पलट करके रख देती है। जब भी इसके खिलाफ कुछ बुरा करने जाओ, उसे ये अपने हक में बदल देती है। पर मैं भी दिव्या हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तब सरला जी ने बड़ी हैरानी से कहा कि अब तू क्या करने वाली है। तब दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वैभवी की मेहनत में पानी फेरने वाली हूँ अब मैं। थोड़ी ही देर में सोहन जी और वैभव अपना काम खत्म करके बाहर लोगों के बीच आ गए और फिर वैभवी ने सबके लिए खाना परोसना शुरू कर दिया और इस काम में दिया ने भी मदद करवाई। तभी दिव्या भी किचन में पहुंची। उसने वैभवी से कहा कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। तभी वैभवी ने कहा कि आपने पहले ही मेरी इतनी मदद कर दी है कि अब आप रहने दीजिए। वैभवी की बात सुन करके दिव्या को बहुत गुस्सा आया और वो चुप रह करके अपनी अगली चाल को अंजाम देने लगी। तभी गरम गरम पूड़ी और सब्जी की खुशबू ने सभी मेहमानों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबने जैसे ही वैभवी की बनाई उबली आलू की ग्रेवी वाली सब्जी और पूड़ी खाई तो सब के सब अपनी उंगलियां ही चाटते रह गए। इसमें से एक औरत ने वैभवी की तारीफ करते हुए कहा कि भले ही सरला तेरी उधार की बहू ने 10 मिनट का बोल करके खाना 20 मिनट लेट ही परोसा, पर क्या खाना बनाया है तेरी बहू ने। और सब्जी की तो जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। उबले आलू की इतनी अच्छी और टेस्टी सब्जी मैंने पहले खाई नहीं है। तब वैभवी अपनी तारीफ में कुछ कहती कि तभी सरला जी ने कहा कि माफ करिएगा आप लोग, मैं जानती हूँ कि आप लोग हमारा मन रखने के लिए इतने सादे से खाने की झूठी तारीफ कर रहे हैं, पर अब क्या कर सकते हैं। आजकल की बहुएं काम चोर जो हो गई हैं, उनका काम में मन ही नहीं लगता है। तभी घर आए मेहमानों की ऐसी सादी सी सब्जी और खाना बना करके खिला रही हैं, वरना हमारे वक्त पर तो कम से कम 3 तरह की सब्जियां और तरह तरह के पकवान बनते थे। पर अब क्या ही कहें कि आजकल लोग बस बहू बनना चाहते हैं, उनका फर्ज नहीं निभाते हैं। तब एक दूसरी औरत ने कहा कि आप क्या बोल रही हैं सरला जी, आपकी बहू ने इस उबली आलू की सब्जी में जो जान डाल दी है उसकी तो बात ही अलग है। और क्या सब्जी बनाई है,
मैं तो इसकी रेसिपी भी आपकी बहू से आज का आज सीख करके जाऊंगी और फिर घर पर बनाऊंगी। तभी एक औरत ने कहा कि हाँ सरला जी, आज की इस भीषण गर्मी में भला कौन इतना तेल मसाला खाना पसंद करता है। सादा खाने में टेस्ट भी आता है और हेल्थ भी ठीक रहती है। उन औरतों की बातें सुन करके सरला जी जल भून करके रह गई और उनकी बोलती भी बंद हो गई। तभी दिव्या ने कहा कि और कुछ भी खाने में है या बस इतना ही खिला करके हमारे मेहमानों की विदाई कर दोगी। तब वैभवी ने कहा कि मैंने आप सभी के लिए वेज पुलाव भी बनाया है, मैं बस अभी लेकर के आती हूँ। किचन में आते ही वैभवी ने दिया से कहा कि वेज पुलाव बन गया क्या। तब दिव्या ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाभी, मैंने पहले कभी ऐसे पुलाव नहीं बनाए हैं। पुलाव तो क्या, मैंने कभी भी खाना तक नहीं बनाया है, तो मुझे नहीं पता कि ये पुलाव कैसा होगा। तब वैभवी ने कहा कि अब मैं अपने इस पुलाव को अपने भगवान के ऊपर छोड़ती हूँ, अब वो ही जाने कि मेरी मेहनत क्या रंग लाएगी। इसके बाद वैभवी ने सभी के लिए वेज पुलाव और साथ में रायता भी परोस दिया। पर जब वैभवी सब के लिए पुलाव परोस रही थी तब तक सरला जी पुलाव देख करके कहा कि दिव्या, ये वैभवी के वेज पुलाव इतने लाल क्यों दिख रहे हैं। तब दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो मेरी अगली चाल थी माँ। जब वैभवी और दिव्या सबको खाना परोसने में लगी थी तब उनकी मदद के बहाने से मैंने वैभवी के वेज पुलाव में लाल मिर्च पाउडर मिला दिया था। अब देखिए, आप जैसे ही सब इसकी लाल मिर्च वाले वेज पुलाव खाएंगे तब जो लोग इसकी तारीफ कर रहे थे वो कैसे गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। इस बात से बेखबर वैभवी ने सबको वेज पुलाव की प्लेट दे दी और सबको खाने के लिए कहा। तभी एक औरत ने जैसे ही वेज पुलाव को खाया उसने सबसे पहले वैभवी की तरफ देखा और ये देख करके दिव्या ने अपनी माँ से कहा कि और अब माँ बम फटा, अब आएगा मजा। तभी वो औरत वहां से उठी और उसने वैभवी के हाथों को चूम लिया और उसने अपने पर्स से पैसे निकाल करके वैभवी के हाथों में 501 रुपए का सगुन रख दिया और कहा कि मान गए वैभवी, तुमने तो आज इस बात की लाज रख ली कि पढ़ी लिखी और लव मैरिज वाली बहू खाना बनाने में भी नंबर 1 होती हैं। तुमने क्या वह पुलाव बनाया है और ऊपर से तुमने जो कश्मीरी लाल मिर्च डाली है जिससे ये वेज पुलाव देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत टेस्टी और अच्छा लग रहा है। मान गए सरला, तुमने क्या बहू पाई है। लक्ष्मी होने के साथ साथ हाथों में माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद है, माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद है। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसी बहू के हाथों का खाना रोज और जिंदगी भर खाओगी, वरना हमारी बहू से तो ढंग से चावल पकाने भी नहीं आते, कभी गीला हो जाता है तो कभी जल ही जाता है। वेज पुलाव टेस्टी बना है, ये सुन करके वैभवी की आंखों से आंसू की बूंदें गिर गई और उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ साफ दिख रही थी, जिसे देख करके वैभव भी मन ही मन खुश हो रहा था। लेकिन वेज पुलाव की तारीफ सुन करके दिव्या सरला जी के तो होश ही उड़ गए थे। सरला जी ने गुस्से से लाल होते हुए दिव्या को देखा और कहा कि क्या मतलब हुआ तुझे इतना पढ़ाने लिखाने का, जब तुझे लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर में फर्क ही नहीं पता है। बिगड़ते काम को बना करके चली आई। तब दिव्या ने कहा कि माँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अब मैंने कभी किचन में पैर रखा हो तब तो मुझे पता चले कि लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च में फर्क। मुझे ये लाल मिर्च पाउडर जैसे दिखाई दिया तो मैंने ही इसे वैभवी के वेज पुलाव में डाल दिया। तब सरला जी ने कहा कि पता नहीं इस वैभवी के ऊपर किसका आशीर्वाद है जो इसे हर बार ये हमारी चाल में फंसने से बच जाती है। हम चाहे लाख कोशिश कर ले पर ये वैभवी हर बार बच ही जाती है। हम इसे आज के कार्यक्रम में सबकी नजरों में गिराना चाहते थे और ये है कि चने की झाड़ पर चढ़ गई है। कुछ देर बाद सभी ने खाना खाया और वैभवी को
उसके शगुन दे करके चले गए। सबके जाने के बाद वैभवी ने सबसे पहले अपने ससुर सोहन जी को अपनी मदद के लिए धन्यवाद कहा और फिर वो दिया के पास गई और जितने भी पैसे वैभवी को मिले थे उनमें से वो आधे दिया को देने लगी। तभी दिया ने कहा कि भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? ये पैसे आपको मिले हैं, ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? तब वैभवी ने कहा कि पर मेहनत तो तुमने भी बराबर की थी और बल्कि मुझसे ज्यादा ही की थी। बल्कि आज अगर तुमने भी अपनी बड़ी बहन की तरह मेरा साथ ना दिया होता तो शायद आज जो लोग मेरी तारीफ किए जा रहे हैं वही लोग मुझे ना जाने कितना भला बुरा और बुरी बहू कहते। इसलिए अब इसमें तुम्हारा भी बराबर का हक है। ये सुन करके दिया की आंखों से आंसू आ गए। दिया की आंखों के आंसू देख करके वैभवी ने कहा कि क्या बात है दिया, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तभी दिया ने कहा कि नहीं भाभी, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि ये आंसू तो खुशी के हैं। आज पहली बार इस घर में किसी को मेरी मेहनत दिखी है, वरना हर बार मेहनत मैं और वैभव भैया करते हैं और वाहवाही दिव्या दीदी अपने हिस्से रख लेती थी और उनका इनाम भी। पर आज जब आपने मेरी मेहनत को ना सिर्फ देखा बल्कि उसकी अहमियत को भी समझा तो ये सब देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी आंखों से आंसू आ गए। ये सुन करके वैभवी को बहुत दुख पहुंचा और उसने दिया को अपने गले से लगा लिया और कहा कि अब ऐसा इस घर में नहीं होगा। हर किसी को उसके हिस्से की खुशी और हक मिलेगा। अब किसी एक की मनमानी से ये घर नहीं चलेगा। जिस तरह एक हाथ अपनी पांचों उंगलियों से बनता है और उन पांचों उंगलियों के अपने अपने महत्व भी होते हैं, ठीक इसी प्रकार घर के अलग अलग सदस्यों से मिल करके एक परिवार बनता है। इसलिए एक परिवार में छोटा हो या बड़ा हर किसी को बराबर का सम्मान और हक मिलना चाहिए। इतना कह करके वैभवी ने दिया को उसके हिस्से के पैसे दिए। तब दिया ने कहा कि नहीं भाभी, आपने मुझे इतना ही महत्व दे दिया, यही मेरे लिए बहुत है और अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इसे आप अपने पास रखिए, जब कभी मुझे जरूरत होगी तो मैं जरूर आपसे मांग लूंगी। इतना कह करके दिया अपने कमरे में चली गई और जैसे ही वैभवी आज की मदद के लिए वैभव के पास जाने लगी तभी उसे हाल में उसकी सास के जोर जोर से बात करने की आवाज सुनाई दी। वैभवी भी घबरा करके हाल की तरफ गई तो उसने देखा कि उसकी सास और उसकी बड़ी ननद दिव्या ने आज उसके पति वैभव की और उसके ससुर सोहन की क्लास लगाई हुई है। सरला जी ने कहा कि वाह पति देव, अब क्या यही दिन बचे हैं मुझे देखने के लिए कि अब बहू और ससुर एक साथ खाना बनाएं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम उस लड़की से दूर रहा करो और आज भी मैंने सबके सामने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो इस घर की बहू नहीं बल्कि उधार की बहू है। कुछ पलों की मेहमान है वो लड़की और तुम लोग हो कि अपनी इस हरकत से उसे सिर पर चढ़ा रहे हो। और वैभव, तू एक लड़का है, ये तुझे याद है या फिर पत्नी की गुलामी में तू ये भी भूल गया? बचपन से लेकर के आज तक तूने कभी अपनी माँ के लिए एक कप चाय भी बना करके नहीं दी, जो आज अपनी पत्नी के लिए किचन में ना सिर्फ घुसा है बल्कि खाना भी बनाने लगा। क्या इसी दिन के लिए तूने इससे प्रेम विवाह किया था कि ये तुझसे घर के काम करवाए? आज तुम दोनों ने तो मेरी नाक कटवा दी है। अरे जो काम मैंने अपनी शादी के इतने करवाना तो दूर, ऐसा ख्याल भी दिमाग में नहीं लाया। वो काम इस लड़की ने अपने घर आने के 2 दिन में ही करवा दिए। तभी दिव्या ने आग में घी का काम करते हुए कहा कि अभी तो बस ये शुरुआत है माँ, अगर आपने अभी से पापा और भाई की लगाम पकड़ करके नहीं रखे तो भाई के साथ साथ पापा भी उसी की बोली बोलने लगेंगे। ये सब देख करके वैभवी को बहुत गुस्सा आ रहा था, अपनी सास और ननद से भी ज्यादा अपने पति और ससुर पर, जो मर्द हो करके भी चुपचाप बस खड़े थे। उस सच का साथ देने की जगह चुप रह करके गलत का साथ दे
रहे थे। वैभवी समझ चुके थे कि इस घर के हालात ऐसे क्यों हैं, क्योंकि जब घर का मुख्य ही अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जगह पर शांत है, वहां पर तो हर रोज ही अन्याय और गलत होना ही है। पर ये सब वैभवी से और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपनी सास से जा करके बोली कि आपको जो भी कहना है आप मुझे कहिए। आज जो कुछ भी हुआ इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उन्हें। तभी बीच में दिव्या ने कहा कि अब क्या माँ, बाहर वाले भी हमारे घर के मामले में दखल देंगे? दिव्या की बात सुनकर के सरला जी और गुस्से से लाल पीली हो गई और उन्होंने कहा कि ए लड़की, बस कर, बहुत देख लिया तेरा नाटक और बर्दाश्त कर लिया, पर अब एक लफ्ज भी तूने मेरे बेटे और पति के लिए बोला तो। तभी वैभवी ने कहा कि तो क्या माँ, आप मुझे अपनी बहू मानने से इनकार कर देंगी या फिर अपने घर से मुझे निकाल देंगी? आज आपने सबके सामने मुझे अपनी और इस घर की उधार की बहू तो बना ही दिया, और अब बचा ही क्या है? ये सब आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ? मैं मानती हूँ कि मैं आपकी पसंद की बहू नहीं हूँ, पर आप मुझे एक मौका तो दीजिए। मुझे ना सही अपने बेटे की पसंद पर भरोसा तो करिए। पर आप तो हैं कि। इतना कहते कहते वैभवी जोर जोर से रोने लगी और उसके रोने की आवाज सुन करके दिया अपने कमरे से भागी भागी आई और उसने वैभवी को रोता हुआ देख करके उसे संभाला। वैभव ने दिया से कहा कि तुम इसे कमरे में लेकर के जाओ, मैं माँ से बात करके आता हूँ। दिया वैभवी को अपने साथ कमरे तक ले गई। कमरे में पहुंचने के बाद दिया ने वैभवी को कुर्सी पर बैठाया और एक गिलास पानी दिया और कहा कि आप ये सब क्या कर रही हैं भाभी? इन सब से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा आपको ही दुख और तकलीफ होगी। यहाँ के लोग और यहाँ का माहौल नहीं बदलने वाला, क्योंकि यहाँ के लोगों की मानसिकता ही बदली हुई है। आप पत्थर पर सिर पटक रही हैं। यहाँ आपको दर्द और तकलीफ के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी बहन दिव्या की ही बोलबाला है, और जब तक वो इस घर में है वो अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देंगी। उन्हें पता है कि अगर माँ ने आपको अपना लिया तो यहाँ पर उनकी औकात एक कौड़ी की भी नहीं होगी। बस इसलिए वो आपके खिलाफ माँ के कान भर रही हैं। तब वैभवी ने कहा कि पर तुम्हें ये सब कैसे पता दिया? तब दिया ने कहा क्योंकि भाभी ये सब दिव्या दीदी ने पहले भी किया है, इसलिए आप यहाँ के लोगों के लिए कुछ ना ही करिए, वही आपके लिए अच्छा है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आपको वैभव भैया के साथ यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, वरना दिव्या दीदी का कोई भरोसा नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए आपका घर भी तोड़ सकती हैं। तब वैभवी ने बहुत ही धीरे स्वर से कहा कि घर तो उसका टूटता है जिसका घर बसा होता है, मेरा तो। इतना कहते ही वैभवी चुप हो गई। तब दिव्या ने कहा कि आपने कुछ कहा क्या भाभी? तब वैभवी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं। तभी वैभव कमरे में आ गया और फिर दिव्या ने कहा कि मैं चलती हूँ भाभी, आप अपना ध्यान रखना। इतना कह करके दिव्या वहां से चली गई। वैभव को देखते ही वैभवी ने कहा कि ओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। तभी वैभव ने कहा कि तुम मुझसे कुछ भी कहो, इससे पहले मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर तुम ये सब कर क्यों रही हो वैभवी? तुम हमारे रिश्ते के सच को अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे रिश्ते की नींव क्या है। उसके बाद भी तुम मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ी हो? आज जैसे तुमने माँ से बात की, तभी बीच में वैभवी बोल पड़ी। क्या कहा तुमने कि आज जैसे मैंने तुम्हारी माँ से बात की? बल्कि तुम्हारी माँ ने आज ना सिर्फ मुझसे बल्कि अपने पति और बेटे से कैसे बात की? तुम अच्छे से ये बात जानते हो वैभव कि आज मेरी कोई गलती नहीं थी, उल्टा मुझे नाश्ता का बोल करके खाने में फंसा दिया गया। पर फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की और इस घर की इज्जत को बचाने में मैंने अपनी जान लगा दी, और उसमें भी मुझे तारीफ मिलने की जगह पर मिला तो क्या ताने और तकलीफ। और उसमें भी तुम कह रहे हो कि तुम्हारे परिवार के पीछे हाथ धो करके पड़ी हूँ। मैं मानती हूँ कि हमारे रिश्ते का सच जानते हुए भी इस घर को अपना घर बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, पर यह रिश्ता खोखला है, ये सिर्फ तुम मानते हो। मेरी नजरों में तो ये रिश्ता ही मेरा सब कुछ है, और मैं सब कुछ खोने से पहले सब कुछ पाने की कोशिश भी ना करूं, ये तो मेरी हार है, और मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगी। ये तो सही नहीं है,
मैं बस अपना घर, अपनी शादी, अपना पति और अपना ससुराल चाहती हूँ, जो कि हर लड़की चाहती है। इसमें मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता है, फिर आपको ये सब क्यों गलत लगता है? तब वैभव ने कहा कि ये सब कुछ पाना इतना आसान नहीं है वैभवी, जितना तुम्हें लगता है। तुम आग से खेल रही हो, दूर रहो वरना खुद जल जाओगी। तब वैभवी ने कहा कि अगर ये आग है तो मैं भी इसे अपने प्रेम से बुझा करके ही रहूंगी। वैभवी की बात से झुंझला करके वैभव ने कहा कि आखिर तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या है? आखिर तुम क्यों ये सब करना चाहती हो? आज भी तुम्हें मेरे और पापा के पक्ष में बोलने की क्या जरूरत थी, जबकि हम दोनों खुद नहीं बोल रहे थे। तब वैभवी ने कहा कि किसी को तो बोलना ही पड़ेगा ना वैभव, कब तक ये अन्याय और गलत हम सब सहते रहेंगे? किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। वैभव ने कहा कि क्या गलत और क्या सही है, इसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी माँ और बहन है, मेरे लिए वही सही है। और हाँ वैभवी, आज के बाद मेरे और मेरे परिवार के मामलों में तुम नहीं बोलोगी। तुम्हें अपने बहू बनने की लड़ाई लड़नी है तो अकेली लड़ो, मेरे लिए लड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। वैभव की बात सुनने के बाद अब वैभवी को समझ में आ चुका था कि वैभव कभी भी गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। वो अपनों के रिश्तों के मोह में इतना फंस चुका है कि वो अपने साथ साथ अपनी पत्नी के साथ हो रहे अन्याय को देख सकता है, पर वो उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। अब वैभवी को वैभव की कही एक एक बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अब फैसला ले लिया था कि वो अब इस लड़ाई में और नहीं पिसेगी, बल्कि अब वो अपने शहर वापस लौट जाएगी। क्योंकि जिस पति के लिए वो इतना सब कुछ कर रही थी, उस पति को अपनी पत्नी के सिवा बाकी सब दिख रहे थे। अगली सुबह जब वैभवी उठ करके अपना सारा सामान पैक कर रही थी, तब वैभव ये देख करके समझ चुका था कि अब वैभवी को भी उसकी बात समझ आ गई है। इसलिए उसने भी वैभवी से कहा कि मैं भी अपना सामान पैक कर लेता हूँ और टिकट भी बुक कर लेता हूँ। वैभव की बात सुन करके वैभवी ने कहा कि जब तुमने अपनी पत्नी को उसकी जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया है, अब ये झूठे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब यहाँ से अकेले जा सकती हूँ, तुम्हें मेरे साथ अपना घर परिवार छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। वैसे वैभव, आज मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि तुम क्यों मुझसे बार बार ये कहते थे कि तुम मुझसे प्यार तो बहुत करते हो, पर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यार करने की हिम्मत तो है, पर उसे निभाने की नहीं है। तुम आज भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद से नहीं कर सकते हो। अभी भी तुम्हें अपनी पत्नी की तो दूर, अपनी जिम्मेदारी उठाने के भी लायक नहीं हो। वैभवी की बात सुन करके वैभव ने कहा कि वैभवी, तुम बहुत ही गलत सोच रही हो मेरे बारे में। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ ला करके बहुत बड़ी गलती की है। खैर, मैं ये सब तो जानता ही था कि तुम्हारे साथ होना ही है, पर इतना ज्यादा होगा ये मैं नहीं जानता था। पर मैं अब अपने परिवार वालों के लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है, और एक मेरी बहन है जो माँ समान है। भला एक औलाद के लिए उसकी माँ से बढ़ करके और कौन हो सकता है? इसलिए जिस एक माँ ने मुझे जन्म दिया है और एक माँ की तरह जिसने मुझे पाला है, मैं उन दोनों के कर्ज पूरी जिंदगी नहीं उतार सकता। मैं एक लड़का हूँ और एक लड़का शादी के बाद अपनी पत्नी और माँ के बीच जिस मझधार में फंसता है, ये सिर्फ वही जान सकता है। इसलिए मैंने तुम्हें ये पहले ही समझा दिया था कि तुम जैसा चाहती हो वैसा नहीं हो सकता। पर वैभवी ने अपने आंसू पोंछे और कहा कि मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ और तुम्हारी परेशानी को भी। मैं मानती हूँ वैभव की एक माँ की जगह ना तो कभी कोई ले सकता है और ना कभी कोई लेगा, पर वैभव, एक माँ भी माँ होने से पहले एक इंसान होती है और इंसान से भी गलतियां होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारी माँ गलत है, पर वो जो कर रही हैं वो गलत है वैभव, तुम्हारी पत्नी के साथ और इस घर की बहू के साथ। अगर मैंने उनके साथ या फिर इस घर में किसी के साथ भी कुछ बुरा किया हो, तो फिर कुछ कहा हो, तो उनका मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करना सही होता। पर वो एक सास हैं और एक सास अपनी बहू को जब मन चाहे बेइज्जती कर सकती है, उसे भला बुरा कह सकती है, उसका अपमान कर सकती है। ना सिर्फ उसके
बल्कि उसके परिवार वालों पर भी उंगली उठा सकती है। ये तो गलत है ना वैभव। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच में से किसी एक को चुनो, पर कम से कम अपनी माँ से एक बार इस बारे में खुल करके बात तो कर सकते हो। हो सकता है तुम्हारे खुल के बात करने से तुम्हारी माँ के अंदर हम दोनों के लिए जितनी भी शिकायतें और नाराजगी हैं वो खत्म हो जाएं, और फिर मैं खुशी खुशी इस परिवार का हिस्सा बन करके सबके साथ रह सकती हूँ। वैभव ने कहा कि ये सब इतना आसान नहीं है वैभवी, और फिर बात सिर्फ माँ की नहीं है। इस घर में हर फैसला दिव्या दीदी की मर्जी से होता है, और फिर वो मुझसे बड़ी हैं, उनकी शादी मुझसे पहले होनी चाहिए थी। पर इतना कह करके वैभव खामोश हो गया। लेकिन वैभवी ने कहा कि पर तुम्हारे भाग्य में उनसे पहले शादी होना लिखा था, इसलिए तुम्हारी शादी हो गई। और फिर वैभव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब उनके लिए रिश्ते नहीं आते हैं, अब कोई लड़का उन्हें पसंद नहीं करता है, तो इसमें ना तो तुम्हारी गलती है और ना ही मेरी है। वैभवी के इतना कहते ही वैभव को बहुत गुस्सा आ गया, और उसने गुस्से से वैभवी से कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो, कमी मेरी बहन में है। वैभवी ने बात को संभालते हुए कहा कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था वैभव, पर हर किसी को हर चीज नहीं मिलती है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई कमी तो होती ही है, चाहे वो तुम हो या फिर मैं हूँ। हमें दूसरों से अपनी पसंद की हर चीज की उम्मीद रखते हैं, पर क्या हम खुद दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं? बस दिव्या दीदी के साथ थी प्रॉब्लम कि वो हर लड़के को अपनी उम्मीद पर खरा उतारना चाहती हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। वैभव ने कहा कि बस करो तुम, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। तुमने अपनी पैकिंग कर ली, अब मैं भी अपनी कर लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। वैभव इतना कह करके अपने फोन पर फ्लाइट की टिकट देखने लगा। वैभवी भी अपना सामान पैक करके एक बार सबसे मिलने के लिए गई। वैभवी सबसे पहले दिया से मिलने गई, क्योंकि इन 2 दिनों में सिर्फ दिया ही थी इस घर में एक ऐसी सदस्य जो वैभवी के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी थी। इसलिए वैभवी सबसे पहले दिया से मिलने उसके कमरे में गई। पर वैभवी जैसे ही दिया के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि रोने की सिसकियां सुनी। ये सुन करके वैभवी सोच में पड़ गई कि आखिर दिया किस बात से दुखी है। पहले उसे लगा कि वो दिया को और परेशान ना करे, पर वैभवी जानते थे कि इस घर में ना तो दिया की किसी को परवाह है और ना ही वैभव की। अगर किसी की चिंता है तो वो सिर्फ दिव्या थी, क्योंकि उसने अपनी माँ को अपनी बातों में इतना फंसा लिया था कि अब वैभवी की सास सिर्फ उसकी ही सुनती थी। इसलिए वैभवी ना चाहते हुए भी दिया के कमरे में गई और उसने दिया से कहा। वैभवी ने कहा कि क्या बात है दिया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? वैभवी को देखते ही दिव्या अपने आंसू पोंछ करके और नकली स्माइल करते हुए बोली कि नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी आंख में कुछ चला गया था, इसलिए बस आंसू आ गए। तब वैभवी ने दिया के आंसू पोंछे और कहा कि मैं भी एक लड़की हूँ दिया, सच और झूठ के आंसुओं के बीच के फर्क को भी बहुत अच्छे से समझती हूँ। दिया वैभवी की बात सुन करके खुद को रोक नहीं सकी और बिना कुछ बोले ही वो वैभवी के गले से लग करके रोने लगी। दिया को ऐसे रोता हुआ देख करके वैभवी समझ गई कि बात कुछ और ही है, जिसकी वजह से दिया इतना दुखी है। इसलिए वैभवी ने दिया के आंसू पोंछे और कहा कि देखो दिया, अगर तुम मुझे अभी अपनी समस्या बताने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुमसे बार बार यही सवाल पूछ करके तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, पर हाँ तुमसे ये जरूर कहूंगी कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है जिसका समाधान ना हो। इसलिए तुम्हारा जब भी मन करे तुम मुझे अपना कोई भी समस्या बता सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना फोन नंबर भी दे करके जा रही हूँ। वैभवी के इतना कहते ही दिया ने बड़ी हैरानी से कहा कि अपना फोन नंबर दे करके जा रही हूँ, इसका क्या मतलब है भाभी? क्या आप और भैया वापस जा रहे हैं? वैभवी ने बड़े ही उदास मन से कहा कि हाँ दिया, मैं रहना तो इस घर की बहू बन करके चाहती थी, पर मेरी सास ने मुझे इस घर की उधार की बहू बना दिया है। और तुम्हें भी पता है कि उधार कभी ज्यादा दिनों के लिए नहीं हो सकता है, एक ना एक दिन इसका हिसाब चुकता होना ही होता है। बस ऐसे ही अब मेरी भी कहानी है। मैं उधार की बहू थी इस घर के लिए, जो कि
अब वो भी नहीं रही, इसलिए जाने से पहले सोचा तुमसे मिलती जाऊं, क्योंकि इस घर में सिर्फ एक तुम ही तो थी जिसने मेरा हर पल साथ दिया, बिना मेरे बारे में कुछ भी जाने। दिया, तुम सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, पर मुझे अफसोस है कि इस घर में अच्छे इंसानों की कोई कदर नहीं है। तब दिया ने भी कहा कि वैसे आपके साथ भले ही मैंने 2 दिन ही बिताए हैं, पर भाभी के रूप में मुझे एक दोस्त मिल गई थी जो मुझे अच्छे से समझती थी। आपके आने से और आपने जैसे इन 2 दिनों में घर के माहौल को बदलने की कोशिश की, उसे देख करके तो मुझे भी एक झूठी ही सही पर उम्मीद दिखने लगी थी कि शायद अब मेरी जिंदगी में भी वैभव भैया की तरह खुशियों का सवेरा होगा। पर आज ये सुन करके मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में मेरी खुशियों का सवेरा कभी नहीं हो सकता, और मेरी दोस्त जैसी मेरी भाभी भी अब मुझे छोड़ करके चली जाएंगी। पर मैं अपने स्वार्थ के लिए आपकी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकती, आपका घर तो नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए आपके और भैया के लिए यही सही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। दिया की बात सुन करके वैभवी को बहुत बुरा लग रहा था, पर वैभवी जानती थी कि अब उसका इस घर में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वैभव के साथ के बिना पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। इसलिए वैभवी को भी यहाँ से चले जाना ही उचित लगा। तभी वैभव वैभवी के पास आया और कहा कि हमें टिकट मिल गई है, चलो चल करके हम माँ को भी इस बारे में बता देते हैं। वैभवी ने भी कहा ठीक है। वैभवी और वैभव जब सरला जी के पास गए, जहाँ पर पहले से ही दिव्या मौजूद थी, दोनों को एक साथ देख करके सरला जी और दिव्या सोच में पड़ गए कि आखिर अब वैभवी ने वैभव को कौन सी नई कहानी सुना दी है कि वो इसके साथ यहाँ पर चल करके आया है। तभी वैभव ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं और वैभवी अब यहाँ से जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा शादी करने से मेरा यहाँ से जाने तक का फैसला मैंने बिना आपको बताए किया है, पर माँ, मेरा यहाँ से जाना ही आपके और वैभवी के लिए सही होगा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, और दिव्या दीदी आप भी। इतना कह करके वैभव और वैभवी वहां से अपने रूम में गए और जा करके बची खुची पैकिंग करने लगे। कुछ देर पैकिंग करने के बाद अचानक ही उनके कमरे में दिया आई और उसने घबराते हुए वैभव से कहा कि भैया जल्दी चलिए, माँ बेहोश हो गई हैं। ये सुनते ही वैभव और वैभवी भागे भागे सरला जी के कमरे में पहुंचे, जहां पर सोहन जी और दिव्या पहले से ही मौजूद। सोहन जी ने वैभव से कहा कि तू जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर और अगर जरूरत पड़े तो एम्बुलेंस को बुला, तेरी माँ को तुरंत अस्पताल लेकर के चलते हैं। वैभव भी घबरा करके और उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर जल्द ही आ गए। डॉक्टर के घर पर आने पर पता चला कि सरला जी का शुगर लेवल अनबैलेंस होने की वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है, पर अभी आप सबको इनके खाने पीने से लेकर के इनकी सेहत का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। थोड़ा भी स्ट्रेस इनकी सेहत के लिए सही नहीं है। दवाई का पर्चा वैभव के हाथ में डॉक्टर ने थमाते हुए कहा। डॉक्टर के जाने के बाद वैभवी तुरंत किचन में जा करके खाना बनाने की तैयारी करने लगी और उसके साथ दिया भी चली गई। सोहन जी भी दवाई लेने के लिए मार्केट चले गए और दिव्या भी अपने कमरे में चली गई। अब बस सरला जी और वैभव थे। वैभव को अपनी माँ की हालत देख करके बहुत बुरा लग रहा था और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। वैभव की आंखें अब अपनी बेहोश माँ को देख करके नम हो चुके थे। वो मन ही मन बस अपनी माँ के होश में आने की प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक से सरला जी ने अपनी आंखें खोली और वैभव का नाम लिया। ये देख करके वैभव को बहुत खुशी हुई और वो तुरंत सबको बुलाने के लिए जाने लगा कि तभी सरला जी ने वैभव को रोक लिया और कहा कि थोड़ी देर बेटा तू मेरे पास बैठ जा, उसके बाद तू अपनी पत्नी के साथ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके ही चला जाएगा। ये सुन करके वैभव को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ, मैं तो बस घर की शांति के लिए और आपकी खुशी के लिए वैभवी को यहाँ से दूर लेकर के जा रहा हूँ, और फिर वहाँ मेरा काम भी तो है। एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही होगा अपने काम पर वापस, तो मैंने सोचा आपको ज्यादा परेशान ना करूं और मैं यहाँ से वैभवी को लेकर के चला जाऊं। तब सरला जी ने रोते हुए कहा कि मैं जानती हूँ बेटा, तू ये सब मुझे झूठी सांत्वना देने के लिए कह रहा है। सच तो ये है कि मैं ना ही एक अच्छी माँ बन पाई और ना ही एक अच्छी सास, इसलिए तू अपनी पत्नी के साथ यहाँ से अपनी माँ को छोड़ करके जाना चाहता है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही।
शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।